हेलो एवरीवन। परसों आप लोगों का सीए फाइनल ऑडिट का एग्जाम है, उसी के लिए मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं 4-5 चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगी। जब एग्जाम टाइम ऑडिट का मुंह पर आ जाता है ना, तब सारे जो बड़े बड़े सपने होते हैं कि हमें इतना मार्क्स लाना है, हमें रैंक लाना है, वो सब धूमिल हो जाते हैं। तब बस हमारी एक ही चिंता होती है, किसी तरह हमें कोई आके कोई मंत्र बता दे, कोई टोटका बता दे जिससे हम पास हो जाएं ऑडिट में एक बार के लिए, बस ये। तो आज मैं तुमको पास होने का एकदम श्योर शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, प्लस मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा जो तुमको ऑडिट एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, लिखते वक्त टिप्स वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पॉइंट नंबर 1, वेटेज एनालिसिस। सबसे बड़ा टोटका है वेटेज एनालिसिस इन ऑडिट पेपर। यू आर लकी कि सिर्फ सीए फाइनल ऑडिट के अंदर इस तरह का आपको टोटका मिलेगा। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट्स में, अन्य सब्जेक्ट्स में नहीं मिलता है इस तरह का टोटका। सीए फाइनल ऑडिट में इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोल दिया है, इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है, कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे 19 चैप्टर्स है तो 19 में से जो पहले 11 चैप्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे है, वॉल्यूम 1 के 7 चैप्टर, ठीक है, और वॉल्यूम 2 के अंदर 4 चैप्टर्स और है, चैप्टर 8, 9, 10, 11, जिसमें फाइनल वाले स्पेशल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स भी है, 800 सीरीज, एसआरई, एसएई, एसआरएस, वो सब। तो वो पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स मिला के वेटेज कितना है एग्जाम में? 50% वेटेज है एग्जाम में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हिसाब से, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट को स्टैंडर्ड्स पढ़ना चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स के अंदर भी क्या होता है कि स्टूडेंट लोग बोलना चाहेंगे, सर लेकिन स्टैंडर्ड्स भी बहुत सारे हैं, 11 चैप्टर्स हैं, इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप बता दो कौन कौन से स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। ये गलती मत करना। स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं ना, सब आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो स्टैंडर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट जाके मत छांटना। स्टैंडर्ड्स पूरा एक पैकेज है। आपको नहीं पता कौन सा स्टैंडर्ड कब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यू नेवर नो दैट। हम लोग बैठ के एक गैस वर्क करते रह जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोचते रह जाएंगे, पर याद रखना वो जो पेपर सेट कर रहे हैं ना आईसीएम में, वो हम लोग से भी ज़्यादा स्मार्ट है। उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। तो स्टैंडर्ड्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट चुनने वाली गलती कतई नहीं करना, ओके। ये सारे स्टैंडर्ड्स का एकदम महा मैराथन रिवीजन वीडियो बना के डाला हुआ है मेरे चैनल में, और मैं नीचे भी लिंक दे दूंगा। तुम अगर कुछ ना भी करो तो प्लीज़, वो मेरे ख्याल से 15 घंटे का होगा आसपास, वो पूरा प्लीज़ जैसे भी फास्ट करके वो एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना। सारे स्टैंडर्ड्स को अपने बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेना। आपको नहीं पता डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, एमसीक्यू किस लाइन से उठा के पूछ लेंगे, अगर वो देखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा। मेरे पास स्टूडेंट लोग का एमसीक्यू को लेके ईमेल आता, बोलते सर इसका जवाब नहीं है। किताब के अंदर वो लाइन लिखी हुई है, पढ़ाई हुई है, उससे डायरेक्ट एमसीक्यू उठ के आ रहा है। तो आपको पूरा पढ़ना जरूरी है। तो प्लीज स्टैंडर्ड्स में सिलेक्शन मत करना, वो एकदम अपने साथ अन्याय कर बैठोगे। तो डू द स्टैंडर्ड्स 50% वेटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। आज की मुझे मालूम है, आज जब आओगे घर एएफएम का एग्जाम देके थके हुए हो, टूटे हुए हो, ठीक है, दिक्कत होगी। मेरे से सर किताब नहीं उठाई जा रही स्टैंडर्ड्स की। अरे रिवीजन वीडियो इसीलिए तो बनवाया था ना, कि वो 100% रिवीजन वीडियो स्टैंडर्ड्स का पूरा बनाया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जितना मैंने स्टैंडर्ड्स के रिवीजन वीडियो बनाया ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल क्लासेस तक में भी लोगों को नहीं मिलता है, उतना बनाया हुआ है मेरा कंटेंट। उसको देखोगे एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये पी एथिक्स को ज़्यादा लाड़ प्यार से पालने की जरूरत नहीं कि आज ही वो करेंगे। पहला प्रायोरिटी प्लीज स्टैंडर्ड्स को देना। अगर तुम आज स्टैंडर्ड्स नहीं किए ना, और तुम सोचोगे मैं कल सुबह उठ के करूंगा या परसों सुबह उठ के करूंगा, सर वो नहीं होगा। फिर आप वही गलती करोगे, आप स्टैंडर्ड्स में भी सेलेक्टिव हो जाओगे कि ये वाला पढ़ लूँ, वो वाला पढ़ लूँ, वो वाला पढ़ लूँ, और सत्यानाश कर बैठोगे। प्लीज डू द स्टैंडर्ड्स, एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, 20 मार्क्स का वेटेज है प्रोफेशनल एथिक्स का। 3 घंटे का मैराथन है, इसका भी यूट्यूब में मैंने डाल रखा, वो भी एकदम पूरा सब कुछ कवर करते हुए। उसमें सब बताया मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नॉक्लेयर, ये वो, शेड्यूल वेड्यूल सब कुछ बताया, डिस्कस किया, काउंसिल गाइडलाइंस। तो प्लीज वो पी एथिक्स कर लेना। दैट इज 20% वेटेज। ये 70% है आपके एग्जाम का वेटेज, 70%। इसको आप अगर कर लेते हो तो तुम एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, चलो यार मैंने 70% तो अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, जो आप लोगों को पक्का पढ़नी चाहिए, वो है, इसको मैं थर्ड बोलूंगा, ठीक है, थर्ड वेटेज है मेरे लिए। 2 नए चैप्टर्स इन्होंने डाले हैं, डिजिटल ऑडिट और ईएसजी ऑडिट। ईएसजी ऑडिट तुम देखोगे ना, साइज वाइज छोटा है, वो 25-26 पन्ने का ही है, पर पढ़ने में भारी लगता है। पर ईएसजी ऑडिट से भी एमसीक्यूज बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। मैं ईएसजी अश्योरेंस के ऊपर भी, तुम अगर मतलब पूरी क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, समझाया, तुम देखोगे पूरा अच्छे तरह से बताया हुआ है। उससे एमसीक्यू भी हो जाएगा तुमसे और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, सारे तरीके पढ़ने के बताए हुए हैं। तो ईएसजी कर लेना। डिजिटल ऑडिट लंबा लगता है, पर डिजिटल ऑडिट में मैं आपको बता देता हूँ, सपोज 40 पेज का चैप्टर है, तो
उसमें से 30 पेज है जो मतलब कंफर्टेबल है, मतलब हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और 10 पेज ही केवल हार्ड है, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस पे तो क्वेश्चन बनना चाहिए, आरपी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे तो क्वेश्चन बनना चाहिए, तो ये 2 चैप्टर जरूर कर लेना। इंस्टीट्यूट ने इनका मिला के भी 10 मार्क का वेटेज रखा है, आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि एमसीक्यू में आ जाएगा वो ना, 15 एमसीक्यू 2-2 मार्क के 30 मार्क के, तो ये 2 चैप्टर अवश्य करना। एंड लास्ट में कौन सा करना है सर हम लोगों को? ऑब्वियसली ये जो एक हुजूम है पूरे चैप्टर्स का, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, पीएसयू, इंटरनल, फॉरेंसिक, ड्यू डिलिजेंस, ये सब आप करना लास्ट में, क्योंकि इनका मिला के 20 मार्क का वेटेज है और ये ट्रेडिशनल ऑडिट के चैप्टर्स रहे हैं। हालांकि अंदर का कंटेंट तो इनका भी थोड़ा न्यू और डिफरेंट है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट उसमें से नया है, तो फॉरेंसिक वाला 10 पेज का ये, वो अगर करना चाहो तो फटाक से कर लेना, ठीक है। बाकी ट्रेडिशनल चैप्टर्स है, ऑल्दो द कंटेंट एंड द लैंग्वेज इज लिटिल बिट डिफरेंट, तो इसको लास्ट में रखो, ठीक है। देखो अगर तुम आज आए हो घर, और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं बता देता हूँ, आज तुम अभी हल्के हो थोड़े, एएफएम का एग्जाम हो गया, थोड़ा माइंड लाइट है, कल जैसे ही सुबह उठोगे ना पूरा दिन एम्प्टी दिखेगा कि हाँ पढ़ना है, तुम्हारी बौखलाहट, पैनिक बटन चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ आज को वेस्ट मत करो, आज अगर यूज़ कर लोगे तो कल कॉन्फिडेंस आएगा। अब आज मैं तुमको बताता हूँ, ज़्यादा टफ चीज़ मत उठा लेना, जैसे अगर तुमने ये सारे चैप्टर्स उठा लिए सपोज आज रिवाइज करने के लिए, ये वाले जहाँ मेरा हाथ है दिख रहा है, ये लंबे चैप्टर्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रिवाइज करने में भी बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, और तुम फालतू का तुम्हारा हिम्मत टूटेगा, एक बात तो ये है। और दूसरा, तुम अति लल्लू भी मत उठा लो, प्रोफेशनल एथिक्स इज लल्लू चीज जो है ना वो कभी भी कर लोगे। वो प्रोफेशनल एथिक्स जो मैंने 3 घंटे में रिवाइज करा है, तुम तो एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा दिमाग रॉकेट चलता है, तुम उसको 1 घंटे में फास्ट करके रिवाइज कर लोगे, तो उस पर भी नहीं। जिस चीज से तुम भाग रहे हो उसी को पकड़ो। तुम किससे भाग रहे हो? स्टैंडर्ड सॉर्टिंग से। 19 में से 11 चैप्टर है स्टैंडर्ड्स, इससे मत भागो। मैं बोल रहा हूं आज ही रिवीजन चालू कर दो स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। आज सोने का तुम्हारा शेड्यूल जो है भी वो देख लेना, तुम कितने बजे सोने वाले हो, 10, 11 वॉटएवर, ठीक है, बिकॉज कल के सताए हुए हो, थके हुए हो, तो जितना हो सके प्लीज ये स्टैंडर्ड्स रिवाइज करना। यू स्टार्ट विद चैप्टर 1, कोई दिक्कत नहीं है, फट 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 रिवाइज करना चालू करो। आई वॉन्ट बैडली कि कल दोपहर तक, ठीक है, आज एग्जाम दे के आए हैं, आज 4-5 घंटा पढ़ने के लिए, कल का पूरा दिन एम्प्टी, फिर परसों तो एग्जाम देने जाना ही 2 बजे, उस वक्त तो ऐसे ही रॉकेट हो जाते हैं सर, उस वक्त तो हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हम खुद ही ज्ञानी बन जाते हैं। वो होता है क्योंकि सुबह जिस दिन एग्जाम होता है ना, स्टूडेंट के अंदर का सारा 6th सेंस जाग जाता है कि मैं जल्दी जल्दी क्या क्या कर लूँ, क्या सोख लूँ अपने अंदर कि एग्जाम है। तो परसों तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है आज और कल। सबसे ज्यादा डर लगेगा कल जब पूरा दिन खाली दिखेगा, साए साए करेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आई वॉन्ट बैडली कि तुम कल दोपहर तक, कल दोपहर 3-4 बजे तक, आई वॉन्ट कि तुम ये 11 चैप्टर एकदम खत्म कर दो। अगर 2 बजे तक खत्म कर सकते तो बेस्ट है, नहीं तो 4 बजे तक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 चैप्टर स्टैंडर्ड्स के प्लीज मास्टर करो यार। इनके ऊपर जितने लंबे लंबे कहानी के सुंदर सुंदर क्वेश्चन बन सकते हैं ना घुमा फिरा के, उतना किसी चीज पे नहीं बन सकते हैं। और तुमको कंफर्टेबल भी लगेगा। तुमको कंफर्टेबल क्यों लगेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के साथ तुम्हारा एक पुराना रिश्ता है। हर स्टूडेंट जो फाइनल का एग्जाम देने जाता है उसको कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि यार ये वॉल्यूम 1 के जो 7 चैप्टर है ना, इसमें जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये तो मैंने इंटर में भी पढ़े थे, मुझे थोड़ा तो आता है, थोड़ा तो आता है, थोड़ा तो आता है, तो वही कॉन्फिडेंस है। अभी क्या करना है? उसी को परफेक्शन करना है, पढ़ पढ़ के परफेक्शन करना है। तो कल दोपहर तक, कल टुमारो आफ्टरनून यू शुड फिनिश दिस पार्ट and then you can pick up this P ethics, then the third priority chapters as I told you, ESG digital, and then go for these chapters. मैं सच बोलता हूं, अगर तुम आज और कल मेहनत करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला कर लो। देखो फर्स्ट वाला जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का पूरा वो महामैराथन है ना, वो मेरे ख्याल से मेरा 14-15 घंटे का होगा, 15 आवर्स का। ये 3 आवर्स का 18 आवर्स का है, ठीक है। 18 आवर्स का ये पोर्शन तुम लोग तो फास्ट करके एग्जाम में देखोगे वो तुम निपटा दोगे 12 घंटे में, समझ लो 12 घंटे में। अब डिजिटल ऑडिट और ESG तुमको रिवाइज करने में तुम मान के चलो 3 to 4 आवर्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर कल रात तक, टुमारो नाइट तक भी ना तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खत्म कर देते हो और सिर्फ ये छोड़ते हो, तो मैं तुमको बोलता हूँ ये हो जाएगा। अगर तुम परसों सवेरे भी 5 बजे उठ जाओ, परसों एग्जाम ऑडिट का, परसों सवेरे भी तुम अगर 5 बजे उठ के इस पोर्शन को अटैक करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा दिमाग रॉकेट की तरह चलेगा और तुम पूरा रिवाइज कर डालोगे। संभव है, पॉसिबल है, कर सकते हैं, ठीक है। डोंट मतलब स्क्रू इट अप, पास 100% हो जाओगे। मैं तो चालू करते तुमको मैंने टोटका बता दिया था कि भाई फर्स्ट और सेकंड ये 17 मार्क का वेटेज रखता है, और ये 2 चैप्टर अगर कर लिए डिजिटल ऑडिट ESG तो 80% तो वही है। अब आगे बात करते हैं
सर व्हाट मैटर्स इज एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में क्या मैटर करता है कि आपने कितने चैप्टर्स का रिवीजन किया अच्छे से, बिकॉज 15 एमसीक्यू जो आएंगे वो स्प्रेड करके आएंगे, है ना, 2-2 मार्क करके। तो अगर आपकी कवरेज बहुत अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो चांसेस है कि आप सही एमसीक्यू का सही जवाब दे दोगे। तो उसके लिए कवरेज और 100% रिवीजन जरूरी है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव की जब आप बात करते हो तो नॉलेज के साथ साथ ना राइटिंग पे भी बात आ जाती है कि हम लिखते कितना अच्छा है, हमारी राइटिंग स्किल कैसी है। तो राइटिंग स्किल किस चीज से बनती है? वोकैबुलरी। हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, इट्स नॉट इंग्लिश। ऑडिट इज ऑडिट, ऑडिट की अपनी एक जबान है, अपनी एक लैंग्वेज है, इट्स नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। ये कोई इंग्लिश का पेपर थोड़ा है। ऑडिट का अपना एक लैंग्वेज है, अपना एक वोकैबुलरी है। अगर वो वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छे से आता है, वो तर एग्जाम हॉल में निकलना चालू हो जाएगा। ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर है ना, वो फट के निकलेगा एग्जाम हॉल में, पेपर में निकल के ही रहेगा। ज्ञान को आप रोक नहीं पाते हो, ज्ञान क्रोध की तरह होता है, मतलब अगर है तो एकदम ज्वालामुखी की तरह फट करके वो तुम्हारा आंसरशीट निकलेगा। जब तुम लगातार ये स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते हो ना, जिसको हम बोलते हैं ना ऑडिट की भाषा, वो यहीं पे छुपी हुई है स्टैंडर्ड्स के अंदर। स्टैंडर्ड्स में ही ऑडिट की भाषा छुपी है, ठीक है। अगर तुमने स्टैंडर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, आई एम टेलिंग यू, ऑडिट की लैंग्वेज तुम्हारे अंदर से जो निकलेगी फट के बरसा के आओगे पेपर में 3 घंटे के अंदर। और वो वोकैबुलरी तुमको डिस्क्रिप्टिव में अच्छे लंबे सुंदर आंसर लिखने में हेल्प करेगा। रिमेंबर दिस, इट्स एन एग्जामिनेशन नॉट जस्ट ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो ऑफ टाइम। ये नॉलेज का भी एग्जाम और ये टाइम का भी एग्जाम है। 3 घंटे में जो स्टूडेंट अपना नॉलेज अच्छे से उंडेल कर आ पाएगा वहां पे, उसी को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अगर तुम इसको ढंग से रिवाइज करोगे, जैसा मैंने बताया, फॉलो करोगे, आई एम टेलिंग यू, बड़े वादे नहीं, 80, 90, 100 वो सब नहीं, पास जरूर हो जाओगे। पास एकदम गारंटी उठ जाएगी। हाँ यार, ऑडिट में लटकेंगे तो नहीं, पास तो हो ही जाएंगे। और डिपेंड करता है, अगर तुमने और अच्छे से मेहनत कर लिया, फॉलो कर पाए, किस लेवल तक तुम फॉलो कर पाए, तुम्हारा पेपर कैसा आया, चेकर ने तुम्हारा पेपर चेक कैसे किया, उन सब के ऊपर डिपेंड करते हुए एग्जामिशन भी आराम से मिल सकता है। और एग्जामिशन सबको पसंद है कि दोबारा हमें इस सब्जेक्ट का मुंह माथा नहीं देखना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर ऑडिट एग्जाम डे आफ्टर टुमारो। बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो द रूटीन, फॉलो द डिसिप्लिन, पक्का हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।